अपने मिलिट्री इतिहास की बहुत गंदी करतूत थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा उन बच्चों को टॉर्चर किया। बट हमारे जो फिर इंडियन आर्मी जब एक्शन में आ जाती है, इनकी बहादुरी के किस्से दुनिया में हैं। जितने वेपन हैं कानपुर में ही रिपेयर होंगे, चाहे कहीं भी बने हों। शायद कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट आई थी, दिल मांगे मोर, ये उसी शहादत से ये वाकया मशहूर हुआ था। उन्होंने अपने साथ वालों को बचाया भी, ऊपर कई कुछ मतलब तबाह किया दुश्मन का, लेकिन भगवान ने उनको जिंदा भी रखा। इन्फेंट्री वगैरह की बटालियंस हैं। कवि प्रदीप कुमार जी के द्वारा लिखी गई गीत और लता मंगेशकर जी की आवाज में अमर हो गया वो गीत। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जान लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। पर जो जिंदा रह गए इनकी कहानियां सुन के, जैसे उनकी तो अंदरें बाहर आई थी ना, हमारा तो कलेजा बाहर आता है सुन सुन के। ऐसी ऐसी एक नहीं बहुत कहानियां हैं। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सो नमस्कार, मैं आज के इस स्पेशल एपिसोड को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इतिहास के पन्नों में। कवि प्रदीप कुमार जी के द्वारा लिखी गई गीत और लता मंगेशकर जी की आवाज में अमर हो गया वो गीत। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जान लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ये शब्द बहुत गहरे हैं और इन शब्दों में जब लता जी की आवाज गूंजी, हर एक रोंगटे खड़े हो गए, देशभक्ति और देश रक्षा से ओतप्रोत हो गए, उस भावनाओं को सदा के लिए अमर कर गए। आज बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस के 26वें सालगिरह पर। क्या हुआ उन दिनों में और क्या आज भी ऐसे शूरवीर हमारे देश से निकलेंगे जो सरहदों पर देश की रक्षा करने को जान निछावर कर देंगे। मेरे साथ आज के खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल जेएस ढिल्लों साहब, जो फ्रंट फुट पर तो नहीं थे कारगिल के युद्ध में, सिर्फ बाकी इन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं वो सारी चर्चा बाद की है, और इसी वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो ये सारा राज आप जानेंगे। जिन्हें विशिष्ट सेवा मंडल से भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया, सेना की ओर से सम्मानित किया गया, उनके कामों को देखते हुए जिनका काम बहुत प्रमुख था, युद्ध के मैदान में जाने वाले जो हथियार थे उनकी जांच करना, उनकी क्वालिटी का निरीक्षण करना, और हमारे देश के जवानों के हाथ में सही हथियार हो और उन हथियारों से दुश्मनों का नाश हो, इसको सुनिश्चित करना इनका परम कर्तव्य था। स्वागत करते हैं सर जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस प्राइम एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच बजरंगी पांडे जी। मेरे को बहुत खुशी है कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस बड़े प्रसिद्ध चैनल पे आने का अवसर दिया है, जिसमें हम अपने कारगिल युद्ध के शहीदों को आज के टाइम याद कर सकें और उसके बारे में हमारी क्या भावनाएं जो हम देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से जाने से अलावा कोई और अच्छा रास्ता नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक हमारे देश की सरहदों की रक्षा की। हमारे कल के लिए आप लोगों ने अपने आज को खत्म कर दिया ताकि कल देश सुरक्षित रहे। आज अपनी जान निछावर कर दी। दुश्मनों के आप लोगों ने तनिक भी चिंता नहीं की और उन्हें धूल चटाने में बिल्कुल सेकंडों का समय लगाया। देश की बॉर्डर पर, सरहद पर आप लोगों ने अपने जान को निछावर कर अपने शौर्य के आगे दुश्मनों को फीका साबित किया, दुश्मनों को बौना साबित किया। दुश्मनों ने आज भी वो जुर्रत दोबारा करने की कोशिश नहीं की जो जुर्रत उन्होंने अतीत में की थी। सर, बातचीत लंबी होगी, मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं वहां आऊं जहां से यह पता लगे कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था साल 1999 के
मई, जून और जुलाई के महीनों में उस वक्त आपकी पोस्टिंग कहाँ थी और आप किस रैंक पर सेवाएं दे रहे थे सेना में? बजरंगी जी, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा 1 मिनट लेता हूँ कि मेरी जो अपनी फैमिली कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक हम चालू हैं देश की सेवा में। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेरे परदादा जी शहीद हुए अपने छोटे बेटे के साथ। फिर मेरे दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड में दोनों थे अंग्रेज़ों के टाइम। फिर मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे। फिर देशभक्ति का कीड़ा जागा, उन्होंने रिवोल्ट करके नेता सुभाष चंद्र के साथ अपनी सेवाएं दे दी। उसके लिए उनको फौज से निकाल दिया गया, बड़े धक्के खाए उन्होंने। फिर उन धक्कों की वजह से हम सारे बहन भाई थोड़ा अपने अपने मेहनत करके, और मैं तो वो फौज का ही कीड़ा था मेरे दादाजी का पड़ा हुआ, और उनके दिशा निर्देश में मैं इधर आ गया फौज में। अभी मेरा बेटा भी फौज में एक्टिव एज ए 5th जनरेशन सर्व कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं शुरू से, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद 47-48 तक वो चलता रहा उस टाइम। फिर क्या क्या युद्ध हुए, 62, 65, एक 67 है नथुल्ला का लोगों का, मैं बार बार याद करवाता रहता हूँ। बड़ी लड़ाइयाँ याद रहती हैं, लेकिन वो एक और ख़ास लड़ाई थी किसी और चीज़ के मद्देनज़र, जहाँ चाइनीज़ को हमने बता दी कि ये देश वो नहीं है जो वो समझते 62 में। फिर 71 की लड़ाई हुई जिसमें मैं खुद था एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसमें मेरे बहुत साथी थे, बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। फिर 88 में श्रीलंका में IPKF, उधर भी मैं युद्ध मैदान में सामने सामने था। और अभी जो बात कर रहे हैं हम कारगिल की, इस टाइम क्योंकि फ़ौज में जब जब आपका सीनियर हो जाता है रैंक, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर हो जाती हैं। तो मैं एक युद्ध क्षेत्र के बराबरी के मैन बिहाइंड दी मशीन, मैन जो हमारे लोग होते हैं, हमारे स्पाई या जैसे साहिबान या अफसर, उनकी कोई भी मशीन हो कभी नहीं है। बट फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो उनके हाथ में हथियार है उसको बढ़िया से बढ़िया दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सतर का दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। बट अभी लेटेस्ट हमने जगह जगह प्रूव कर दिया है और सिंदूर में कि हमारे राष्ट्रीय जो साजो सामान है शायद बाहर से भी अच्छा है। बट कारगिल के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। एक हमारे छोटे हथियार जो कोई भी रैंक हो, कोई भी हायर रैंक हो, वो चाहे कोई भी आर्म हो, चाहे फाइटिंग आर्म या स्पोर्टिंग आर्म, वो सब यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं स्मॉल आर्म्स जी, छोटे हथियार, जिसमें राइफल LMG वगैरह आते हैं और MMG। उसमें हमारे देश में तरक्की करते हुए, रिसर्च करते हुए, अनुसंधान करते हुए एक वेपन सिस्टम डिज़ाइन किया था, जिसको बोलते थे INSAS, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम, जिसको DRDO तैयार करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बनाने के लिए दिया। काफ़ी ट्रायल्स आर्मी के थ्रू, जैसे इन्फेंट्री स्कूल मऊ, उनके थ्रू कई कुछ का ट्रायल होके फिर हमारी क्वालिटी एश्योरेंस में आया। पर लेकिन कोई भी हो, जैसे बच्चा बड़ा होता है, इस तरह वेपन सिस्टम कोई करने में उसमें खामियां तो रह जाती हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि ये उस टाइम हमारे लोगों को ये हथियार यूज़ करना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं बता दूं, किसी हथियार की वजह से हमारे जो फौजी जवान जैसे अफसर, उन्होंने किसी क्वालिटी ख़राब हो अच्छी हो उसको आड़े नहीं आने दिया है, जो अपना जो आदर्श अचीव करने के लिए। तो इसलिए वो जो हमारे हथियार उस टाइम थे, INSAS स्मॉल आर्म्स 5.56 mm और LMG, उसमें इवन तो बहुत थोड़ी खामियां थी। बट उसके लिए मैं उस टाइम जहाँ 3 जगह ये स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चर होता था, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, राइफल फैक्ट्री ईशापुर और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री त्रिची, और उसमें मेरी ड्यूटी स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में थी, जहाँ से उधर वेपन जा रहे थे। ऑलरेडी चले गए थे, ये तो थोड़ा पहले वेपन जा चुका था फौज में। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई, इसका धुआंधार इसका प्रयोग या यूज़ शुरू हुआ, इसको लोग उसमें काम में आने लगा। तो जैसे जैसे डिफेक्ट आते गए, उसको वापस फैक्ट्रियों में आता था रिपेयर के लिए। हालांकि हमारे ऑन दी लाइन हमारे एक EME, मेरी जो पेरेंट कोर है उसके लोग होते हैं, EME आर्मर्स वगैरह होते हैं, बट जो नहीं उधर रिपेयर हो सकते वो वापस आते हैं, उनकी अपनी वर्कशॉप में होती है। EME के नहीं है तो फैक्ट्री रिपेयर के लिए मेरे पास आने लगे थे। तो बहुत तकलीफ हुई। और बीच में हुआ, वो कहते हैं जो राइफल फैक्ट्री में बना ईशापुर में बंगाल में, उसको उधर ले जाओ रिपेयर के लिए, वो एकदम लोड बढ़ गया कानपुर में। और जो साउथ में त्रिची है उधर ले जाओ। मैं कहा नहीं, जितने वेपन है कानपुर में ही रिपेयर होंगे, चाहे कहीं भी बने हों। तो उसके लिए हमने अपनी टीम फॉरवर्ड, उधर छोटा सा एरिया था कारगिल के आसपास, तो हमने अपनी पूरी टीम को, मेरा जो स्टाफ DG के में था, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री वगैरह में जो हम
क्वालिटी एश्योरेंस वाले थे, फील्ड में राइफल फैक्ट्री की टीमें जो मैन्युफैक्चर वाले ले, उनको लेकर ऑन दी स्पॉट रिपेयर करने के लिए भेजा। साथ साथ में दूसरी, ताकि आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आई, उसको हल करने में काफ़ी समस्याएं हुई। बट अंग्रेजी में बोलते हैं टफ गेट गोइंग व्हेन गोइंग गेट्स टफ, जो कि इंडियन आर्मी की एक क्वालिटी है कि जब कुछ आन पड़ती है उसको हम इतना ज़बरदस्त तरीके से फेस करते हैं। तो वो ड्यूटी मेरे पास थी उस टाइम, तो वो ड्यूटी हमने अपने पूरे तन मन से करने की कोशिश की और उसमें पूरी सफलता पाई। और बड़ी एंड में खुशी हुई जी कि वो सेवा करते करते उसके बाद मैं कंट्रोलर स्मॉल आर्म्स भी बन गया ईशापुर में, जहाँ ये सारी इसकी कंट्रोल हो तीनों फैक्ट्रियों का। और फौज की तरफ से हमारी युद्ध के दौरान और बाकी इस जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं इसको ठीक रखने के लिए और उसमें काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट्स देने के लिए मुझे विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला प्रेसिडेंट साहब की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि वो ड्यूटी भी इतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी खुद लड़ाई के बीच में रह के होती है, जिसके बीच में मैं 1971 और 1988 में रह चुका था। तो जब कारगिल युद्ध हुआ उस वक्त आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? मैं कानपुर में था, मैं बताया ना, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर स्मॉल सेक्रेटरी कानपुर, जिसमें ये वेपन दोनों मेन बनते थे, राइफल 5.5 mm और LMG 5.56 mm, जिसको इंसर्स बोलते थे। उसके पहले हमारे पास 7.62 mm के कैलिबर के हथियार होते थे। जब आपको पता लगा सेना में रहते हुए कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के कुछ आतंकवाद जो सुरक्षित हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस वक्त कब आपको ये जानकारी मिली? देखिए, ये जो अपना युद्ध है ना प्रॉपर, ये 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला है जी। बट उसके पहले थोड़ी ना कुछ जिसको बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी तो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कभी पता लग गया जी उधर वो किसी बकरवाल ने आके बताया कि उधर कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं। कुछ हमारी जो रिकॉनेसेंस पेट्रोल्स होती हैं जिसमें पता करते हुए आपको पता है कैप्टन सौरभ कालिया को जी उन्होंने वो पेट्रोल जो पता करने उसको पकड़ के पाकिस्तान ने बहुत अपने मिलिट्री इतिहास की बहुत गंदी करतूत थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा उन बच्चों को टॉर्चर किया जहाँ के हमारे पास पकड़े भी गए थे लोग, उनको बड़े सम्मान से, जो पाकिस्तान ने नहीं ऑन किया उनका भी उनके रीति रिवाज से उनका दफनाया या कुछ किया। पर लेकिन वो ऐसे करते इंफॉर्मेशन तो आती रहती है, कुछ हमारी एजेंसियां विद इन दी कंट्री इंटेलिजेंस या कुछ बाहर की कंट्री, वो तो चल रहा था। तो हमारे उसकी जो तैयारी तो शुरू हो गई थी। बट मैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स में था, जो हमें आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह से फीड वगैरह मिलती थी, हम उसकी तैयारी में जुटे हुए थे। और जब ज़रूरत पड़ी तो हमने अपनी टीमें उस एरिया में भेजना शुरू कर दी, पहले से सामान, उसके स्पेयर्स, उसके जो सारा इकट्ठा करके। और हमारी जो मेरी पेरेंट कोर EME जिसके पास इसके बहुत उस टाइम लोड आता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसको ये स्पेयर्स वगैरह सारे रखने पड़ते हैं कि लड़ाई में, बिकॉज उसका खर्चा ज़्यादा होता है जी। एक्सपेंडिचर, आर्म्स हो, अम्यूनिशन हो। बट मैं अपने आप को स्मॉल आर्म्स तक लिमिट रखूंगा अभी, कोई कारगिल के टाइम में स्मॉल आर्म्स देखता था। हालांकि बाद में मैं डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस बना, जहां पूरी इंडियन आर्मी का क्वालिटी एश्योरेंस मेरे सिर पे था, चाहे टैंक्स हों, चाहे गन्स हों या रडार्स हों, बीच में नेवल शिप्स का नेवल स्टोर भी था। पर अभी हम इस मुद्दे पर रहेंगे जो कारगिल टाइम, मैं उस टाइम बहुत तैयारी करनी पड़ी थी और जैसे जैसे हमें आर्मी हेडक्वार्टर से मिलती गई हम उसके लिए तैयारी करते रहे। और यही आर्मी की खूबी है कि हम पहले तैयार रहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं जब कारगिल युद्ध हुआ उस समय हमारे देश के कितने जवान जो है उन्होंने शहादत को प्राप्त किया और उनमें कितने होशियारपुर के थे हमारे? देखिए, ये हालांकि छोटा युद्ध था बट उसके हिसाब से लंबा भी चला। हालांकि बिकॉज मैं जैसे बताया कि 3 जो मई से 26 जुलाई तक चला, जिसका अभी आज हम उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं चला। इसमें टोटल हमारे 527 जो शहीद हुए थे और 1363 वुंडेड हुए थे। हालांकि पाकिस्तान के से बहुत ज़्यादा, हालांकि उनकी तरफ से पूरी तैयारी से किया गया था। बट हमारे जो फिर इंडियन आर्मी जब एक्शन में आ जाती है, इनकी बहादुरी के किस्से दुनिया में हैं, राइट। और उस बात के दुनिया में मैं कह रहा हूँ बिकॉज देश में तो है ही। और अभी तक जो परमवीर चक्र 21 मिले हैं, उसमें एक परमवीर चक्र देश के बाहर था, कोंगो में, जहाँ हमारी इमरजेंसी फोर्स जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग लगी थी, उधर भी कैप्टन सलारिया थे। तो इसमें कि 527 टोटल
फेडरल कैजुअलिटी बोलते हैं, जो डेथ्स हुई थी, शहादत हुई थी, उसमें देखिए 13 लोग सिर्फ होशियारपुर के थे। पूरे इंडिया में 785 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अनुपात निकालें, शायद हमारे 1 या 2 शहीद होने चाहिए थे, लेकिन ये होशियारपुर या इसके आगे ये धरती शहीदों की है, बहादुरों की है, तो इसके 13 शहीद हुए थे और फटर तो बहुत हुए थे। और उन 13 शहीदों के परिवारों से हम मिलते रहते हैं। जो फटर हुए या कुछ है, उनको पूरा मान सम्मान के साथ हम, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हम देखते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि होशियारपुर के लोग सिर्फ पढ़ने में होशियार नहीं है, साक्षरता दर ही सिर्फ हमारी अधिक नहीं है, अधिक है हमारी सरहद की रक्षा करने वालों की संख्या में, शहादत को चूमने वालों की संख्या में। कारगिल युद्ध इसका एक प्रत्यक्ष गवाह है। और मेरे साथ बैठे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, इनके मुखारबिन से निकला यह इतिहास हम सबको प्रेरणा से और ताकत से ओतप्रोत कर देता है। ये प्राउड कीजिए, आप भी होशियारपुर से हैं, प्राउड करूं मैं भी, मैं होशियारपुर से हूं। सर, सीधे जुड़ते हैं युद्ध के मैदान में, कारगिल के। आज हम 26वीं जो है कारगिल विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ आप उस वक्त की स्टोरियां, क्योंकि आप उस वक्त देश के सेना के अभिन्न अंग थे, सेना के अंदर थे, आपको अंदर की बातें ज्यादा पता लगती थी। कुछ ऐसी शहादत की कहानियां जो आज तक आपको याद है और आज भी आपकी रोंगटे वो खड़ी कर दे। देखिए, उस टाइम तो एक से एक बढ़कर कहानी आती थी। एक शायद कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट आई थी, दिल मांगे मोर। ये उसी शहादत से ये वाकया मशहूर हुआ था कि ये हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे थे, लाइक एक जगह अटैक करके एक फीचर ले लिया, कोई और जगह जाने कहते जी मेरे को और जाने दो, दिल मांगे मोर। एक चिट्ठी भी लिख के रख गया अपने पेरेंट्स के लिए, दिल मांगे मोर। तो उसके साथ में इस कारगिल में उनका एक बंदा, एक लड़ाई लड़के आया, कितनी ठंड थी, मतलब 15,000 फीट के आसपास उधर एक एक अंग जम जाता है। तो उसके ऊपर चढ़ना, पहाड़ी के जो बिल्कुल स्ट्रेट थी, दुर्गम जैसे पहाड़ियां कहते हैं, जहां से चढ़ना इसलिए उधर पड़ा कि पाकिस्तान को हमें, कि वो खुद उधर बैठे थे, हमें उधर उनको सरप्राइज करना था, हमारे इन्फेंट्री वगैरह की बटालियंस हैं कि जहां से वो एक्सपेक्ट ना कर सके। उधर चढ़ना, रात के अंधेरे में चढ़ना, दिखे ना, कोई आवाज ना आए, पत्थर गिरने की आवाज ना आए। तो उसमें ये 4 हमारे ऐसे जांबाज थे जिन्होंने, जिसमें आज की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र भी है, ग्रेनेडियर यादव, योगेंद्र यादव साहब, जो उस टाइम सिपाही थे और अभी सुबह साहब बन के ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हुए हैं। साथ में जो राइफलमैन संजय कुमार जी थे। तो देखो, ये हमारे, ये भी हमारी फौज की खासियत है। कहाँ एक पुराने परमवीर चक्र में लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापुर आते हैं, कहाँ ये कैप्टन साहब आते हैं, कहाँ लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, कहाँ पे सिपाहीज आते हैं। तो कहीं अगर परमवीर चक्र की देखिए, उसमें नायक भी हैं, उसमें सूबेदार भी हैं। तो ये भी हमारी खासियत के हर लेवल पे हमारे बहादुरी दिखाते हैं। और इंडियन आर्मी अपना ऑफिसर जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसके लिए मशहूर है। तो ग्रेनेडियर इनकी जो योगेंद्र सिंह यादव की जो बात करते हैं, योगेंद्र, उनकी के उनके पेट में जो गोलियां लगी थी, पूरा बस्ट लग गया था, पर उन्होंने वो नहीं छोड़ा। उनको पता था अभी अगर ये नहीं गया, अभी नहीं गया तो कभी नहीं होगा। तो लेकिन भगवान की जो होती है, कहते हैं उसका हुक्म भी सुप्रीम होता है। आज वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, उन्होंने अपने साथ वालों को बचाया भी, ऊपर कई कुछ मतलब तबाह किया दुश्मन का, लेकिन भगवान ने उनको जिंदा भी रखा। ऐसी वो कहानियां सुन के तो हमने उसको खुद मिले हैं। चंडीगढ़ एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उधर पंजाब गवर्नमेंट उनको बच्चों के समक्ष पेश करती है कि भाई उनसे कहानियां सुनना। वो अपनी आप बीती जो उनसे ज़्यादा पिक्चर नहीं बता सकती, ये जो सामने होकर बताएंगे, ये आज के जो हमारे पास जिंदा परमवीर चक्र हैं या दूसरे भी महावीर चक्र हों, वीर चक्र हों, कहानियां सुनाते हैं। तो इसमें इनका, आई थिंक इनका
फिर अपने संजय कुमार साहब का, और दोनों हमारे मनोज पांडे और विक्रम बत्रा तो थे नहीं कि कहानियाँ सुनाने के लिए, पर जो जिंदा रह गए इनकी कहानियाँ सुन के, जैसे उनकी तो अंदरें बाहर आई थी ना, हमारा तो कलेजा बाहर आता है सुन सुन के। ऐसी ऐसी एक नहीं बहुत कहानियाँ हैं। और मेरी तरह से तो, मेरे तरफ से तो, जिसको कोई अवार्ड मिला हो या नहीं हो, एक एक जैसे आपने पहले ही सुनाया, हर वीर था भारतवासी के साथ, हर शहीद जो है ना वो गैलेंट्री अवार्ड विनर ही था। क्योंकि क्या क्या शहीदी की होगी उन्होंने, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। तो मेरे पास तो और भी कई कहानियां हैं। तो हमारे एक कल की ट्रिब्यून अखबार में थी एक हमारे जो कैप्टन नो दिस सेकंड लेफ्टिनेंट संधू, जिसका कल उधर राजीव संधू, जिसका कल शहीदी दिवस राजीव विहार एक चंडीगढ़ उधर मनाया गया। देखिए जस्ट 4 महीने की सर्विस जी। असम रेजिमेंट में कमीशन था, उसकी ड्यूटी मद्रास रेजिमेंट के साथ लगी थी। वो ऐसे एडजस्टमेंट होती रहती है, श्रीलंका में थी। तो उसको मतलब गोला लग गया जीप में। मैं बिकॉज शहीद तो हर वार में हुए हैं ना। ये है कि अभी हमें कारगिल का कर रहे थे बातें कुछ देर पहले, अभी से ऑफ सिंदूर की बात होती है। तो उस टाइम वो देखो बच्चा, उसके पैर उड़ गए पर उसने अपना हथियार संभाल के बाकी लोगों को नुकसान नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी कहानियां जब सुनते हैं ना तो बस कुछ होता है कि कैसे ये बच्चे होंगे या कैसे ये लोग होंगे जब अपने परिवार को छोड़कर, त्योहार को छोड़कर ये सरहदों की रक्षा के लिए सरहद पर चले जाते हैं। या तो बहुत खूबसूरत लाइन उसमें भी कही गई थी कि जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। या तो ये लाइनें जो हैं, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज भी आपको हमको शायद हम सब की जरूरत है एक सैल्यूट की, एक सच्चे श्रद्धांजलि की और वीरता की भावना को बढ़ाने की। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, जब आप लोग सरहदों पर होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, तो क्या आपके परिवार को डर लग रहा होता है? जब काफी लंबे समय तक आप लोग परिवार से बातचीत नहीं कर पाते? देखिए ये कहते हैं ना, जो सोल्जर है जब वो भर्ती होता है ना, इसको बोला जाता है कि एक ब्लैंक चेक लिख के गवर्नमेंट को, देश को दे देते हैं कि जब मर्जी इस चेक को बना लेना। तो वो होती है, ये तो होता ही है, फैमिली को फिक्र होता है। पर वो फैमिली फिक्र की बजाय ऐसा सपोर्ट रहती है, अगर उनकी सपोर्ट के बगैर तो काम होता नहीं। डर जरूर होता है बट वो डर ड्यूटी के सामने नहीं आता। और ऐसे हमारे ऐसी हुई है कि लेडीज ने खुद, ऑफिसर्स वगैरह की डेथ हो गई है, उनकी ऑफिसर्स की वाइफ ने जाके, मतलब जवानों की वाइफ को बिना खुद रोए को लाया, अपना हस्बैंड भी गया था, उनको संभाला है। ये कुछ हमारी ट्रेनिंग में ऐसे आता है। एक वो लाइन्स है कि देश सबसे पहले, उसके बाद जो अफसरों के अंडर उसको चैटवुड की लाइंस बोलते हैं, जो IMA में उसमें लिखा हुआ है। तो कि फिर जो अपना वेलफेयर वगैरह सब लास्ट में आता है। तो जहाँ पर डर है, हमारी ट्रेनिंग किस लिए होती है? ये होता है कि डर के नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, फियर नाम की जो उस पर भी ट्रेनिंग होती है, हाउ टू ओवरकम फियर। मतलब ट्रेनिंग तो यही होती है। जो लोग कई बार सोचते हैं कि ये क्या पीस टाइम में क्या करती है फौज या एयरफोर्स या नेवी, उनको पता नहीं कि अंदर अंदर क्या ट्रेनिंग डेली होती है, तो कैसे उधर जाना है। अगर ये योगेंद्र यादव जो 19 साल का बच्चा है, सिपाही था, ऐसे चढ़ता गया, जब गोलियां लग गई तब भी चढ़ता गया। ये अगर उसके दिल में डर होता तो गोली लग गई तो है, गोली लग गई तो उधर बैठ जाता। तो ये एक देश भावना, एक हमारे रेजिमेंटल भी हमारे बोलते हैं नाम नमक और निशान, वो कुछ ऐसी चीज़ है। वो उसके भाई देश का झंडा नीचे नहीं होना चाहिए, देश का नाम नीचे नहीं होना है। जो बंदा हमारे से धोखे से करके आ रहा है देश, उसको एक सबक सिखाना, वो भी एक भावना होती है उस टाइम में। और जो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, बहुत चलता है। बट उनका उधर सोचना कैसे, उनका और जोश आ जाता है। एक डर दूर होना तो अलग बात है, उसके और एक्स्ट्रा जोश करके वो कितनी जोश से ऊपर जाते हैं। वो फिर आर्मी की ट्रेनिंग तो उसी में ही बोला जाता है। क्योंकि आर्मी में लाइन मशहूर है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। उसका मतलब है कि भाई आप जितना पसीना बहाओगे ना
शांति के समय, पीस टाइम में, उसके साथ आपका कम खून बहेगा। उधर खून बहाने में कोई नहीं है, पर ज्यादा लोग मरवा के, ज्यादा शहीद करवा के भी कोई उसमें बहादुरी नहीं है जी। हमने कम से कम शहादतों के साथ बड़ा सा बड़ा एम अचीव करना, वो मतलब होता है। शायद यही एक कारण है कि जब आर्मी की ट्रेनिंग हो रही होती है या डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही होती है तो सीनियर्स की गालियां सुनने को मिलती हैं। फौज में अमूमन कहा जाता है गलतियों की कोई जगह नहीं। बिल्कुल, जो मतलब गालियों की ये है कि हम जब ट्रेनिंग करते थे, मैं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से हूँ, जो आजकल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ से सारी लेडी ऑफिसर उधर से कमीशन हुई हैं अभी तक। तो अभी एनडीए से एक पहला बैच गया जो अभी आईएमए में लड़कियों का, 19 लड़कियों का। तो उधर हमारे जो नायक हौलदार वगैरह होते थे, तो वो आज तक मतलब हम उनको याद करें, हालांकि हौलदार या नायक या सूबेदार मेजर साहब या सूबेदार साहब गालियां ही पड़ती थी ऑलमोस्ट। बोला जब तुम अफसर वगैरह देखेंगे अभी ऐसा होगा। वो चीज़ें उन्होंने मतलब रगड़ रगड़ के हमारे मन में डाल दी थी। और उनको देखिए, वो जो भी उनका रैंक था, आज भी हम उनको मन में पूछते हैं, जहाँ भी मिल जाते हैं उनको हम ऐसा सलाम करते हैं कि इन्होंने हमें सब कुछ दिया जो फौज में। तो वो गालियाँ वगैरह तो माँ पे की गालियाँ जैसे होती हैं, पंजाबी जी कहते हैं गाला घेदियां नाला। हाँ, गुरु दिए गाला के देना। या वो तो आशीर्वाद होता है। इसी तरह जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उधर ना, चाहे अफसर हों, चाहे जेसीओ हों, जवान हों, हम सबको उनकी जो ट्रेनिंग वाली गालियाँ थी ना, उसको एक मतलब अपने अंदर जैसे वो लेके चले गए, यही हमारी स्ट्रेंथ है अंदर की। तो ये था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातल में है। सो ये एक एनर्जी के लिए शब्दों का प्रयोग जो है वो। सर एक चीज और बताइए, आज की यूथ, आज के युवा देश के सेना का हिस्सा बने, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो थोड़ा ही मैं पंजाबी बीच में, बिकॉज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये आपका चैनल बहुत इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है और सारे हम चाहते हैं कि सबको ये पहुंचे, आपका जो संदेश है, जिसके लिए आपने हमें चांस दिया है। साथ में ये कि पंजाब जो है ना, ये इंडिया की स्वॉर्ड आर्म माना जाता है, जिसके हाथ में तलवार है। अगर आप देखें, अमृतसर में एक वार मेमोरियल बना है, उसमें एक तलवार बहुत बड़ी बनाई हुई है, फेसिंग वेस्ट हम बोलते हैं, कि उधर से जितने भी हमले हुए थे पहले पंजाब ने उनको झेला था। और जब मैं चक्र की लिस्ट भी देखता हूँ, 21 वीर चक्र की लिस्ट है मेरे पास, उसमें आई थिंक 5 या 6 पंजाब के हैं, जिसमें 14 लोगों को मरणोपरांत तो शहीद की परमवीर चक्र मिला था, 7 को जिंदा रह गए थे, वो भी अपने टाइम से हैं। जो हमारे पास अभी 2-3 लोग अभी जिंदा हैं परमवीर चक्र। तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये हम कहानी जो परमवीर चक्र वाले बात करते हैं, इसको देख के लोगों को जोश आना चाहिए। और इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने पहले देखिए लिया था, एक हमारे मोहाली में एक है एकेडमी लड़कों के लिए, महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट, जिसमें थोड़े दिन पहले मद्रास में पासिंग आउट हुई है। उधर 7 बच्चे उस एकेडमी के पास आउट हुए हैं और 3 बीच में इंस्ट्रक्टर खड़े हैं, वो भी उसी एकेडमी के हैं जी। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं लिया, मैं कहीं कम करके ना बोल दूं, मेरा ऑलमोस्ट 80-90-100 बच्चा उनसे अफसर बन गया है। और ऐसे ही उधर माई भागो एकेडमी है, जिसमें ऐसी ऐसी लड़कियां जो ग्रेजुएट एंट्री थी जी। और वो जो है उसमें एक लड़की एट ए टाइम हमने देखा था कि इंडिया में बेस्ट फाइटर पायलट थी, वो अभी एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी जा रही हैं। तो एक हमारी ऐसी प्रथा है, अभी अपने होशियारपुर में ही सरदार भद्र अमीचंद सोनी आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा अगेन कदम है। थोड़े दिनों में उसके शायद उसकी चालू हो जाएगी। लेकिन मेरा थोड़ा ग्रज ये है कि उसका हर जगह प्रचार नहीं हो रहा। लोगों का अपना काम है कि उसको जो जगह जगह ट्रेनिंग होती है। एक बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले हैं, उनके बच्चे एनडीए चले गए बहुत सारे, वो खुद अपने सेवा के तौर पे। मैं संतोष बागसी यूनिवर्सिटी में था, 6 बच्चे उधर से फौज में चले गए, एक लड़की भी थी उनमें। अगर कोई थोड़ा सा काउंसलिंग गाइडेंस चलता रहेगा, बच्चे तो उधर को जाते हैं जिधर को मर्जी उनको ले जाओ। तो ये अगर चलते रहना चाहिए। जहां तक नीचे वाले लेवल्स का सवाल है भर्ती का, देखिए भर्ती दफ्तर में लोग जाते बहुत हैं, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें दौड़ होती है, उसमें रिटन टेस्ट होता है और उसमें मेडिकल टेस्ट होता है। बीच में अग्निवीर शुरू हो गई और थोड़ा धक्का लग गया,
लोगों में थोड़ा सा ये, हालांकि मैं पर्सनली भी उसके फेवर में नहीं हूँ, बट जो गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर ले लिया, डिसीजन ले लिया, हम उसमें फिर किंतु परंतु नहीं करते। लेकिन उसका पंजाब में ज़्यादा धक्का लगा क्योंकि हमारा जो रुझान है बाहर जाने के लिए है। उस रुझान को मैं भी गलत नहीं बोलता, बिकॉज हमारा रुझान तो 1904-5 में कामागाटा मारू जहाज़ में लोग प्रवास किए थे। जी। और उससे पहले भी कभी मालदीव देखो, माली देखो, हमारे कहाँ के सारी स्टेटों से लोग गए हैं, उधर जाके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह तक बने हैं। मैं कनाडा वगैरह के अलावा बात कर रहा हूँ, फिजी हो, दूसरा हो, तो वो कोई बात नहीं है। पर अगर अपना हम बेसिक मुद्दा छोड़ दें, जो डिफेंस में, इधर हम नहीं जाएंगे तो क्या है। अभी पंजाब के लिए खास करके सिख रेजिमेंट के लिए जैसे भर्ती पूरी नहीं हो रही, तो उसमें कुछ दौड़ में कंसेशन दिया गया है। उसमें रिटर्न में भी थोड़ा कहते हैं बेशक पंजाबी में आप क्लियर करो, उसके लिए हमारे कुछ खास जैसे ऑफिसर को जवानों की टीम है होशियारपुर में ही, उन्होंने बहुत कोचिंग क्लासेस चलाई हैं। बट अनलेस के घरों में थोड़ा, मैं भी कहीं भी बात करता हूँ, चाहे कोई रिलीजियस फंक्शन हो, चाहे कुछ हो, मैं इस चीज़ की बात करता हूँ। देखो अग्निवीर जो भी है, पर वो ऐसा नहीं है वो पनिशमेंट है उसकी। अभी मैं इधर गिनाने लोग वो नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया है कि इसका जो हो रहा था जी, इनको सम्मान नहीं मिलता, अगर शहीद हो जाए इनको पूरा पैसा धिला नहीं मिलता। पंजाब गवर्नमेंट ने सीधा कर दिया, अग्निवीर हो या रेगुलर फौजी हो या इवन पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको 1 करोड़ रुपए का चेक उसी दिन मिल जाता है जब शहीदी डाल के आता है। सो मच सो, मेरा एक कोर्समेट था, उसका बेटा था, वो कोमा में रहा 8 साल 1 महीना 1 दिन, उसको भी पंजाब ने पूरी प्रोसेस होने के बाद जब बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर हो जाता है, उसको भी 1 करोड़ का चेक दिया। वो सामने की बात है। तो ये अभी दूसरे देश में कुछ नहीं, हरियाणा में ये कुछ दिन पहले शायद किया है सोच के, बट पंजाब गवर्नमेंट ने पहले दिन से करे। जब देखा हमने उसके जो अग्निवीर, पहले दिन पहला अग्निवीर शहीद भी पंजाब से था, जिसको लोगों ने सोचा कि पूरा सम्मान के साथ नहीं भेजी गई। पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस के थ्रू उसको पूरा सम्मान दिया था। उसके बाद तो जैसे शहीद आते हैं फिर कोई नहीं अग्निवीर है, कुछ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कुछ हो रहा है। तो हमें अपना ही करना है कि अगर ये ऐसी, मैं बताता हूँ, ये ऐसी सर्विस है, आर्मी सर्विस, नेवी, एयरफोर्स या दूसरा, नाले पंजाबी के नाले पुण्य नाले फड़ियाँ जी। देखो, देश सेवा भी करो और फिर आई थिंक बहुत और सर्विस के मुकाबले में बहुत बढ़िया सर्विस है। मैं ये बोलता, आप जब सर्विस में भी है, आपको देखते हैं लोग, गवर्नमेंट देखती है, सर्विस के बाहर भी देखती है। मैं इसका खुद गवाह हूँ। अगर ऐसा नहीं होता, मेरा बेटा क्यों 5वीं पोस्ट फौज में जाता, वो भी पढ़ा, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी कर सकता है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बाहर जाने में, जो नहीं जा सकते फौज वगैरह में, पर मेरा मतलब इसको भी अपनी प्रायोरिटी में रखिए कि इधर भी ट्राई करना है। सारे नहीं जाएंगे, वो लिमिटेड रिक्वायरमेंट है जी। जरूरत फौज की थोड़े थोड़े कम है। लोग पढ़ते बहुत, बाहर जाए बहुत अच्छा है, बाहर जाके हमारे लोग राज कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट इधर जरूर एक ट्रायल करें फौज में आने के लिए, और थोड़ा इसमें फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस सभी जरूरी है। जो हमारे थोड़ा सा ये हमारे शराब लग गया है पंजाब को, ये पूरे देश में, इसे पंजाब में जो ड्रग्स है, इससे थोड़ा दूर रहें। और कोई ऐसी नहीं ताकत कि आपको भर्ती अगर आप होना चाहते हैं उसमें आपको कोई रोक सके। और एक जो और मुद्दा है जो मैं आपके थ्रू पंजाब गवर्नमेंट को, खास करके मुख्यमंत्री साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, बिकॉज इन्होंने जब 1 करोड़ का वो अग्निवीर को देना शुरू किया, बहुत सराहना हुई। अभी मेरा एक, मैं और हमारे साथी होशियार ने, हम सब चाहते हैं कि जो शहीद हो गए हैं, चाहे 47 में हो, 48 में हो, बाद में 62 वगैरह, उन सब का भी याद होना चाहिए। ये नहीं है, मेरा कोर्समेट एक था, सेकंड लेफ्टिनेंट SS सांबरा, अगर मैं उसकी कहानी सुनाने लगूं, पहले MMG का शॉट लगा, हमारे कोर्स का था, हमारी उस टाइम 1.5 साल सर्विस थी जब हम बांग्लादेश में थे। मैं उस टाइम, उन्होंने आपने क्या पूछा कि क्या जी, मैं उस टाइम पहली रात उसके साथ था बांग्लादेश। ओके। उसके पहले बर्स्ट लगा और फिर दूसरे बर्स्ट लगा, उसने MMG से पहला बंकर तबाह किया पाकिस्तान का, दूसरा किया उसका। हम स्टैच्यू पूरे कोर्समेट, जो हमारा SS 8 कोर्स है, हम 15 मार्च 70 को करके आए थे। 15 लाख रुपए उन्हें इकट्ठा करके उसके ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास में उसका स्टैच्यू, फुल टाइम एक्शन स्टैच्यू लगाया, जो कि ग्रेनेड फेंकते हुए दिखे। जब मैं उसका गाँव है पखों के तरन तारण में देखा, कोई उधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और उधर लकीली DC साहब थे कैप्टन मुनीश कुमार, वो IAS जो आर्मी से थे, उनका हेल्प से लेके थोड़ा उसका नाम हमने लगवा दिया। कितना मतलब उसका नाम गांव में अमर हो गया है। सेकंड लेफ्टिनेंट शमशेर सिंह सांवरा, महावीर चक्र शहीद, तो मानी साहब, बाकी तो हमने बहुत कवर कर लिया है। एक दो चीज़ें थी
मेरे माइंड में कि आपने डर के बारे में पूछा था। जवान शहीद होने के लिए नहीं डरता, बट एक पीछे मन में होता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। अगर उनकी फैमिली की सुरक्षा और वो कवर हो कि भाई उनका लुक आफ्टर होगा, तो फिर वो जवान को महल ऊपर से भी जब जवान देखेगा खुश होगा कि मेरी फैमिली की लुक आफ्टर हो रही है। उसके लिए आपको पता है हमारे पास कैंटीन्स, ECHS और पेंशन के लिए सारे लोग देखते हैं, यूनिट्स की ड्यूटी अलग अलग लगी रहती है। तो एक तो वो है कि बट साथ साथ में फ़ौज जब वो जवान शहीद होता है, पहला ऑनर उसको दिया जाता है कि चाहे सिपाही हो या जनरल हो या बीच में कोई भी रैंक हो, उनको एक फ़ौजी गार्ड आके उनको सल्यूट करती है, उनके ऊपर फूल माला चढ़ाई जाती है, जो कि अभी तक कंटिन्यूस है। और हमारे होशियारपुर में पिछले मेरे ख्याल 1 महीने में जो 2 साबका फ़ौजी थे उनका शहादत हुआ है, उनके लिए भी आके, मतलब मैं ये बात कर रहा, पहले जो शहीद होते हैं ना सर्विस में, उनके लिए तो बहुत बड़ा सारा दुनिया देखती है, पूरा भारतवर्ष देखता है या पूरा पंजाब देखता है जहाँ के वो हों। लेकिन ये रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक फ़ौजी के लिए, जैसे मैं कह चुका हूँ, रैंक के बिना उनको वो गार्ड की सलामी दी जाती है। पीछे होशियारपुर में 2 फ़ौजी लोग थे जिनको पूरा गार्ड जलंधर से आके, यूनिट हर टाइम ड्यूटी पे रहती है, उनको एज लॉन्ग एज पहले दिन पता लग जाए, थोड़ा टाइम हो 10-12 घंटे का, तो गार्ड आती है, उनको सलामी देती है और लोग बहुत खुश होते हैं। ये फ़ौज की तरफ से बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए मैं पर्सनली और हमारे वेटरन्स और सारी फ़ौजी कम्युनिटी इसके लिए बहुत फ़ौज के धन्यवादी हैं। और अभी पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये होता है कि बेशक पंजाब गवर्नमेंट का एक लेटर था 30 जून 99 का कि जो शहीद होंगे परमवीर चक्र के स्टैच्यू लोग हैं कि गाँव में जो बाकी शहीद है उनके लिए कोई सड़क, पार्क या कुछ है, लेटर अगर फाइलों में रह जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। पर प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट में बहुत, मैं दोबारा कुछ बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि इन्होंने 1 करोड़ का जो अग्निवीर हो या कुछ हो, उनके जो बैटल कैजुअलिटीज़ है, उनके सर्विंग बंदा जब शहीद होता है उसके लिए पहुँचाया जाता है, जिसमें मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। पर अभी जो लेटेस्ट एक बात बहुत बड़ी हुई है, पंजाब गवर्नमेंट की सराहना के काबिल है पंजाब गवर्नमेंट, और उसके लिए अखबार में भी आ चुका है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं सरदार हरजोत सिंह बैंस, उन्होंने भी पब्लिक को बताने के लिए उस पर आके बताया है। उन्हें एक पंजाब गवर्नमेंट ने लेटर इशू किया है और वो 11 जुलाई का लेटर है इस 2025 का, कि उन्होंने एक लेटर इशू किया जिसमें 25 स्कूल जो उनके नाम स्वतंत्रता संग्रामी या शहीदों के नाम पे रखे गए हैं, जिसमें 10 नाम जो है ना वो स्वतंत्रता संग्राम के वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के हैं, और 15 स्कूलों के नाम जो हमारे शहीद हो चुके हैं फ़ौजी लोग उनके हैं। इससे बड़ी श्रद्धांजलि ये कारगिल जब हम मना रहे हैं, इससे बड़ी क्या हो सकती है। वो हालांकि किसी भी लड़ाई में शहीद हुए हो सकते हैं, वह इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला या नहीं मिला वो भी देखना, बट साथ साथ में मैं पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो ऐसी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह जी मान, जो क्योंकि मैं जब समरा की बात कर रहा था, उन्होंने भी, उनको मैं चांदपुर रुड़की में मिला था, जहाँ ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, जो बॉर्डर वाले ही करके जानते हैं लोग मेजर कुलदीप सिंह, उस टाइम किया था कि ऐसे किया जाए। ये मेरा करते करते ये उस पर एक्शन होते हैं, तो टाइम तो लगता ही है, जो सरकारी कोई पॉलिसियों के हिसाब से लेटर करना पड़ता है। तो उनको यही है कि जो बाकी शहीद भी जगह जगह ये पंजाब में सारा डाटा इकट्ठा किया जाए, और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से स्कूलों के या ऐसी यादगार रखा जाए, ताकि आने वाले बच्चों के जो जनरेशन है वो याद रखें ये इन्होंने शहादत प्राप्त की थी, कि उनका नाम अमर हो गया। तभी तो बोलते हैं शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। तो वो निशान रहने चाहिए जो शहीद हो रहे हैं, ताही ये कारगिल डे ते गल करन दी हुण फिर 1971 का विजय दिवस आएगा या 65 की लड़ाइयाँ करते हैं, तो वह मतलब है। बट पंजाब गवर्नमेंट जो इस तरह से कर रही है, इसलिए फिर पंजाब गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फौज भी जो इस तरह एक्शन ले रहे हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा ख्याल है अज की कारगिल जो मैं देख रहे हैं, इस कारगिल दिवस से तुहाडा चैनल भी कुछ कारगिल के शहीदों को बहल पिंडों में जाके भी कवर करने की कोशिश कर रहा है। ये भी तुहाडे नालों बड़ा महान उपराला है, बिकॉज वो 26 साल बाद जब कोई देखणगे
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ को शहीद तो शहीद हो गया तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ हाँ भी ਉਹਦੀ शहादत अजाई नहीं गई है। कारगिल आज है, आज हम मना रहे हैं, 10 साल के बाद इनको भी भूल जाएंगे क्योंकि बच्चों को कहीं को आज पता नहीं होता कब 71 की लड़ाई हुई, कब 62 की लड़ाई हुई। ये अनलेस हम उधर ऐसे स्तंभ गाड़ दें गाँव में, उनका नाम अमर हो जाए। तो ये आपके चैनल के थ्रू मेरा हमारी रिक्वेस्ट जो है दूर दूर तक जन जन तक पहुंचेगी। एक चीज आप बताइए, कारगिल युद्ध हुआ, इससे आपका व्यक्तिगत नॉलेज क्या रहा? आपने व्यक्तिगत क्या सीख ली इससे? देखिए इसके बाद उस टाइम भी स्टडीज वगैरह हुई, काफ़ी सारा भी कैसा होना चाहिए। मेन था इंटेलिजेंस सेटअप जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और हमारी ट्रेनिंग तो आर्मी की वैसी रही है। देखो ये जो है, ये जब चीन की लड़ाई हुई है जो उसमें पहाड़ियाँ थी और ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। उधर चैशूर वगैरह ऊपर जहाँ गलवान वैली वगैरह वो तो हमेशा ही था, लेकिन जो आर्मी में स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए थी वो होती रही हैं। पर्सनल मैं तो हम उस लेवल पे थे कि जैसा भी हमारे हथियार वगैरह हमने, जैसे ये हथियार बना था हमारा इसको स्वदेशीकरण करने के लिए। जी कल परसों सीडीएस साहब की स्टेटमेंट आई है कि हमें इंपोर्ट की जो है वेपन से हम लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते। तो ये एक तो स्वदेशीकरण हुआ जो इस टाइम पे काफ़ी एडवांस स्टेज में है। हमारी मिसाइलें बल्कि जो हमारे इधर बनी, जैसे ब्रह्मोस है इंडिया रशिया के, उससे जैसे बोफर्स हमारे, बहुत हमारे टाटा है, एलएनटी है, भारत डायनामिक्स है और ये मिधानी वगैरह है, भारत फोर्ज है। मतलब एक ही हमारे बहुत अभी गवर्नमेंट ने पूरा, और भी सिविल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे हथियार बना रहे हैं। सो ये ज़्यादा था कि अपने हथियार इधर बने हों, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता है जो हथियारों की, जब मैं उस टाइम में थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता था, वो हम अभी भी इस लाइफ में होता है। मेरे कभी कभी आता है, सुरजीत पात्र जी बोलते थे कि इन्ना सच ना बोल के कल्ला रह जमे, 4 बंदे रख ला कंधा देने ली। क्वालिटी के ऊपर इंसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपको उसमें कई गलत प्रेशर भी सहने पड़ते हैं, बट उसका एंड में रिजल्ट अच्छा होता है, और ख़ास करके डिफेंस इक्विपमेंट में। राइट। और अभी मैं बड़े खुशी से कह सकता हूँ कि हमारी जो सिविल इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, या इवन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं और डीआरडीओ भी उसमें पूरा योगदान करने की कोशिश कर रहा है। बट जो आर्मी को भी अभी पता है कि कौन सा हथियार लेना है, उनको भी पता है कि नई फिट है तो नहीं चाहिए। तो लेकिन जो डिले भी होती है, वो पीछे एयर चीफ ने वो भी बोला था कि जो हम जब जहाज़ मांगते हैं उस टाइम पे मिलना चाहिए, और वो मिलेगा। हमारा देश है जो वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के काबिल है। तो उसमें जितने भी हमें लेसन मिले कारगिल से, उनको आई थिंक पूरा एक्शन हो रहा है और आगे भी इसका चलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और इस स्पेशल एपिसोड में आपने अपने विचार रखी। मुझे लगता है मेरे दर्शक अब तक ये समझ चुके होंगे कि युद्ध जो है वो बंदूकों से, गोलियों से नहीं लड़ी जाती। युद्ध लड़ी जाती है भरोसे के साथ, भरोसे से। और वो भरोसा सैनिकों में, जवानों में तब आता है जब उन्हें पता लगता है कि उनके पीछे कोई ऐसा है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनके हाथों के हथियार की क्वालिटी 100% सही है और ये हथियार दुश्मन को मारने में, लोहे के चने चबाने में, दांत खट्टे करने में सक्षम है। और वो काम करते हैं देश के वो जवान जो स्मॉल आर्म्स हैं या बिग आर्म्स हैं, जिससे युद्ध लड़े जाते हैं, उनकी क्वालिटी की टेस्ट करते हैं और बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक प्रेशर के क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं। और अंत में जो निर्णय निकल कर आता है वो होता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। देश का तिरंगा सर क्यों झूलता है? सर एक तो इससे पहले आपने जो मेरा रोल था आपने कर ही दिया है कि जो पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, क्वालिटी वगैरह होनी चाहिए। साथ में ये है कि हमने शहीदों की बात करते हैं, परमवीर चक्र की बात करते हैं, बट बीच में सारे अवार्ड्स होते हैं, पर हर आदमी को अवार्ड नहीं मिलता। हाँ। बट वो जो शहीद हो गए, जिसको आपने बोला जरा आज़ाद होने भी कर लो, उनको भी हमारा सैल्यूट है। बट साथ साथ में जो इंजर्ड भी हो गए हैं, जख्मी भी हो गए हैं, पर कुछ वो भी हैं जो ना जख्मी हुए, ना इंजर्ड हुए, ना अवार्ड मिला, फिर भी उन्हें जो बहादुरी दिखाई, वो सबको हमारा बार बार मेरा सैल्यूट है। और तिरंगे की बात किया हमने,
वो झूलता है, फर करता है, हाँ। हवा से नहीं। ये शहीद हैं, जो शहीद हो गए, उनकी सांसों की गर्मी उससे फर करता है। क्या ये तिरंगा वो है। क्या बात है। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, और हम अपने आज के मेहमान से भी ले इजाजत। उससे पहले आप एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए कि देश की रक्षा के लिए जब आपको स्कूल लाइफ से आपसे नारे लगवाए जाते हैं कि देश की रक्षा कौन करेगा, जब आप बड़े बुलंद हौसले के साथ कहते हैं हम करेंगे, देश की खातिर कौन लड़ेगा, आप बड़े बुलंद हौसले के साथ कहते हैं हम लड़ेंगे, तो उसे सही साबित करते हुए जिस तरह से आज हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो ढिल्लों साहब हैं, JS ढिल्लों साहब, इन्होंने अपील की है कि कहीं भी जाओ अपने फ्यूचर को सुंदर बनाओ, सशक्त बनाओ, अपने सपनों के पीछे भागो, पर एक प्रयास देश की रक्षा के लिए जरूर करो और सेना में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनो। आप जब भी वैकेंसी निकलती है कोशिश जरूर करो, और शायद अगर आज की हमारी इस एपिसोड से कुछ भी लोग जाग पाए, सर मुझे तो लगता है अगर 2% लोग भी जाग पाए तो ये हमारा एपिसोड सफल है। अगर हम उनकी मन में भावना भी जगा पाए। एक और उपराले के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट ऑफ हीरोज़, के कुछ लोग हैं जिनको पेंशन भी नहीं मिली। बड़ी हैरानी होती है लोगों को कि मिलिट्री सर्विस में पेंशन नहीं मिली। वो हमारा एक जो मैगजीन हम निकालते हैं उसमें बेहते किस कारण से नहीं मिली, कोई क्वालिफाइंग मार्क होता है इसलिए नहीं मिलती किसी भी वजह से। दूसरा, जिनको पेंशन मिलती भी है उनकी फैमिलीज़ को जब जवान की डेथ हो जाए, जो भी पेंशनर है उसकी फैमिली की पेंशन आधी हो जाती है, बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। कुछ हमारे कैडेट्स हैं जिन्होंने अफसर बनना था, वो ट्रेनिंग में मेडिकली वैलिड आउट हो गए हैं, तो उनको बिल्कुल बाहर आना पड़ा। ऐसे 6 कैडेट हैं हमारे पास, तो उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट ऑफ हीरोज़, हम उसमें थोड़ा उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में मेरे को बड़ी खुशी है कि टॉप लेवल के ऑफिसर जैसे हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब, उनके मिसेज जो आवा के प्रेसिडेंट हैं मिसेज द्विवेदी, उनको कुछ देर पहले हम मिले। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उनको हम मिले। तो और भी जितने हैं, कुछ गवर्नर्स, कुछ चीफ मिनिस्टर, हम सबको मिलते रहते हैं और हमारा काम देख के बड़े खुश होते हैं। उसको करते जाएंगे और ये हर देशवासी का फ़र्ज़ है कि उनका शहीदों का उनका याद करना, उनकी जो फैमिलीज पीछे रह गई हैं उनको देखभाल करना। थैंक यू। आप वहां तक पहुंचते हैं और उन पारखी नजरों में आते हैं जिसे कहा गया कि हीरे की परख जोहरी को होती है, और वो ऑफिसर्स जब बैठकर आपको हजारों में से निकाल करके छान करके बाहर लेकर आते हैं, और फिर जब आप तपते हैं तो सोना जो है वो तप कर ही कुंदन बनता है। ये चीजें डिफेंस में साबित होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों, जहां जहां भी इस वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ याद ये रखो, ऊंचा सदा रहा है झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। उसके लिए आपको इस क्षेत्र में अपने भविष्य को जरूर समर्पित करना पड़ेगा। आइए मिलकर एक कदम बढ़ाएं देश की सेना की ओर। जय हिंद, जय भारत। Welcome to CT Group of Institutions North Campus, Maksuda, where innovation meets excellence. From smart classrooms to state-of-the-art media studios, hotel management kitchens to robotics and wellness labs, every space is designed to fuel your future. CT North Campus, building professionals, shaping tomorrow.